साथियों, देश आजाद हो गया था, पर सिर्फ देश आजाद होना ही काफी नहीं था, इसके बाद भी बहुत सारे सवाल थे। देश चलेगा कैसे? देश में रूल्स कौन बनाएगा? सरकार किसकी रहेगी? सिटीजन्स के क्या राइट होंगे? इन सब का सिर्फ एक ही जवाब था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मात्र एक दिन में नहीं बना था। बनने में बहुत टाइम लगा था, बहुत ऐसी असेंबलीज बनी थी, तब जाके हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो आज हम यही सब जानेंगे। तो दोस्तों, मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अडर 24/7 जीके पीडिया पे। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे भारत का संविधान बना था। तो मैं जानता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि आखिर देखते हैं। आज तक ये तो सुना है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था बहुत साल पहले, है ना, पर ये तो नहीं पता ना कि सर बना कैसे था। तो चलिए आज इसी जर्नी को हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर हमारा संविधान क्या होता है, तो संविधान को अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है तो एक बात याद रखेंगे, क्या कि सर जो संविधान होता है वो किसी भी कंट्री की रूल बुक होती है। क्या होती है सर? रूल बुक। समझ रहे हो? मतलब सिंपल सी बात ये समझो कि आपको अगर जानना है कि कोई भी देश किस प्रकार का है, वहां पे उनके लोगों के राइट्स क्या हैं, वहां सरकार किस हिसाब से चलती है, तो कुछ नहीं करना है, आपको उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लेना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, अब एक बार किताब के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? लेज आउट आइडियल्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ अ नेशन। मतलब एक नेशन किस प्रकार का है, क्या राइट्स है, क्या ह्यूमन राइट्स हैं, क्या गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट के क्या राइट है, और वहां पे गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, वो सब चीजें एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात यहां ये आ जाती है कि सर ये बताइए, सभी जो कंट्रीज हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इसका ये मतलब कि सारी जितनी भी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, वो लोकतंत्र है? नहीं मेरे भाई, इस बात पे मैं साफ साफ मना करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, सबके पास है कॉन्स्टिट्यूशन, पर इट डजंट मीन कि वो लोकतंत्र भी है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, चाइना की और नॉर्थ कोरिया की, तो उनके पास भी अपना स्वयं खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रखना, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी पूरी सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लेता है, सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लेता है। वही लिखा हुआ है, ऑल डेमोक्रेसीज हैव इट बट नॉट ऑल कंट्रीज। ठीक है, चलो, विद इट आर डेमोक्रेटिक। मतलब वही बात है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट डजंट मीन कि वो डेमोक्रेटिक भी है। चलिए, अब बात करते हैं कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका चलन कहां से स्टार्ट हुआ, मतलब कहां से ये ट्रेडिशन चालू हो गया। ये ट्रेडिशन हुआ था कब? कोई मुझे बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा? 1787 ये यूएसए से उठाया गया था। कब? 1776 में, जब यूएसए आजाद हुआ था। यूएसए पे भी आजादी अब ये बताओ मुझे, यूएसए पे राज कौन करता था? लास्ट जो रूलर था वो कौन था? यूके का रूलर था, उसका नाम था किंग जॉर्ज थर्ड। यहीं पे लिख लेंगे छोटा सा, किंग जॉर्ज थर्ड। ठीक, ये था लास्ट रूलर जो कि कहां से था? यूके से था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, तो ये याद रखना। और यूके की, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, चलिए, यूके की, यूएसए की आजादी कब हुई थी? सर आजादी हुई थी 1700, एक सेकेंड, 1776। ठीक, तो आजादी पहले हुई थी, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये दोनों चीजें में, मतलब इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बना था और यूएसए आजाद कब हुआ था। तो ये चीज नॉर्मल सी बात समझना, पहले देश आजाद हुआ, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो 1776 में देश आजाद हुआ और 1787 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो यहां तक किसी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, इंडिया नेचर। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो किस प्रकार का है। सर ये तो समझ में आता है कि हाँ आपने बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को कई जगह पे आप क्या पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो बहुत ही जो समझने वाले बच्चे हैं वो बहुत आसान से समझ जाएंगे क्या सर रिजिड का मतलब क्या होता है। रिजिड का मतलब होता है स्टबबॉर्न, मतलब कि जो बदल नहीं सकता, पत्थर की लकीर हो गया जो, ठीक है, जो बहुत अकड़ू टाइप का होता है। तो इसको इसीलिए बोला गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ पार्ट ऐसा है जो बदल सकता है, जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत ईजी है, पर कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको एक स्पेशल असेंबली बिठानी पड़ेगी, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट क्या मतलब होता है, जिस एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पूरा कंट्रोल किसका होगा, एक गवर्नमेंट का, मतलब जहां के लोगों पे पूरा कंट्रोल किसका होगा, एक गवर्नमेंट का, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑलिगार्चिक, मतलब गवर्नमेंट बाय फ्यू, मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा सक्षम लोगों और बहुत ही ज्यादा मतलब जो रिच टाइप के लोग होते हैं उन लोगों द्वारा, मतलब बहुत कम लोगों द्वारा सरकार जो चलाई जाती है वो बोलते हैं ऑलिगार्चिक, जैसे कि रशिया और ईरान, ठीक है। चलिए यहां तक कैसी टोटलिटेरियन, टोटल कंट्रोल ओवर सिटीजन, मतलब ये समझ लो ये एक ऐसी सरकार है जिसमें अगर सिटीजन सांस तक भी लेगा ना तो सरकार से बिना पूछे नहीं ले सकता। अगर बात की जाए तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप बोल सकते हो नॉर्थ कोरिया। कौन सा, नॉर्थ कोरिया। यहां सरकार किसकी चलती है, कोरियन नहीं, कोरिया। किसकी सरकार चलती है, किंग जोन, ठीक है। और सबको पता है वहां पे कितनी ज्यादा वो कलाकारी करता है, मतलब वहां पे जितने भी अदर कंट्रीज के न्यूज चैनल है ना वो वहां पे बैन है, ठीक है। वहां पे किम जोन की फोटो और किम जोन की फादर की फोटो हर घर में होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो आप देशद्रोही हैं, मतलब इस टाइप का कंट्रोल रखती है वहां की सरकार, समझ रहे हो। चलिए अब बात करते हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कोई एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे कोई चुनाव तो नहीं होते हैं पर जो राजा रजवाड़ों वाली सरकार होती है, जहां पे मतलब अगर मैं वहां का नेता हूं, मतलब मैं वहां का किंग हूं, तो आगे चल के जो मेरा बेटा होगा वो वहां का किंग बन जाएगा, वही वहां की सरकार चलाएगा, ठीक, जो कि ब्रिटेन में चलता है खासकर, ठीक है, सबको पता है ना। हाँ चलिए सिंगल पर्सन, जो एक सिंगल पर्सन द्वारा सरकार चलती है और सक्सेसर, मतलब सक्सेसर लीड करता है आगे चल के उसको, ठीक है। अब यूके के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो सबको पता है, और इंडिया के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पर एक सबसे अच्छी बात कह लो या कोई भी बात, एक फीचर कह लो, इंपॉर्टेंट फीचर कह लो, क्या कि इंडिया के पास विश्व का सबसे लंबा लेंथीएस्ट, मतलब सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ रहे हो, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान, ठीक है। चलिए इंडिया हैज द लेंथीएस्ट, कोई बात है, यूके हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे कुछ लिखा ही नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल बुक में कंपाइल नहीं है, अलग अलग बुक्स में कंपाइल है, ठीक है, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हुआ, किस तरीके से भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी मांग रखी गई। तो देखिए ये बात 1929 की है, जब एक बहुत बड़े अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार के, उन्होंने मोतीलाल नेहरू जी को बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर दिया था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे चैलेंज दे दिया था कि तुम लोग अपना खुद का संविधान बना ही नहीं सकते हो, इस तरीके से चैलेंज दे दिया, तो उन्होंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो उसी टाइम 1929 में उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करी। अब ये नेहरू रिपोर्ट में कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो नेहरू रिपोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी, ठीक है, 1928 में, सॉरी, ठीक है। अब अर्ली ड्राफ्ट सबमिटेड एट लखनऊ बाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टीज के कॉन्फ्रेंस का तालमेल बिठा के लखनऊ में ये ड्राफ्ट दिया गया, ठीक है। कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हम लोग खुद का अपना संविधान बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, अभी तुम्हारी औकात दिखा दो तुमको 2 मिनट में, ठीक है, ऐसा मामला सेटल हो गया वहां पे।
समझ रहे हो? और दिया किसने? तो नाम जरूर याद रखना, नाम जरूर याद रखना कि नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी, ठीक है, क्योंकि उनको चैलेंज कर दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं एम एन रॉय। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात करते हैं एम एन रॉय जी की, तो यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक सीधा सीधा आइडिया दिया था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इन्होंने ये आइडिया दिया था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक सिंगल व्यक्ति नहीं बना सकता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। हालांकि गांधी जी ने ये चीज पहले ही एक उसमें कह दिया था, मतलब उनका एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया करके, यंग इंडिया न्यूज़पेपर में उन्होंने पहले ये हिंट दे दिया था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भारत के लोगों के द्वारा बनेगा, ना कि किसी बाहरी के द्वारा। भाई क्या फायदा, अब हम भारत में रहते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तुम ब्रिटिश सरकार के तुम अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो हमारे किस काम का वो, है ना। तो इसलिए महात्मा गांधी जी का जो खुद का न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, उसी चीज में उन्होंने ये हिंट दिया था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भारत के लोगों के द्वारा बनेगा, ठीक है। तो उनका न्यूज़पेपर याद रखना हमेशा, यंग इंडिया। और ये हिंट इन्होंने कब दिया था? 1922 में दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं 1935 आईएनसी डिमांड। अब यही एक लास्ट ऐसी डिमांड थी, मतलब ये एक ऑफिशियल डिमांड हो गई थी कि अब बहुत हो गया, अब हमें ब्रिटिश सरकार की एक नहीं सुननी है और हमें कुल मिला के अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और चाहे आप जैसे दो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आप सबको पता है उस टाइम पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल ही चुका था। गांधी जी साफ साफ, मतलब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसी चक्कर में गांधी जी खिसियाई तो गए थे, इवन देश की जनता भी किसी आ गई थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अब हमें ब्रिटिश सरकार की तो सुननी नहीं है, जो सरकार हमारे देश के लोगों को ऐसे मार रही है तो वो हमारी क्या ही आगे सुनेगी। तो इस वजह से देश तो गर्म था ही, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का यही मतलब था ना कि हमें जो भी चीज चाहिए इंडिपेंडेंट होके चाहिए, मतलब हम तुम्हारा कोई भी समर्थन नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे अपना स्वयं का खुद का करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या क्या खुद का डिमांड रखा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए। तो यही एक ऑफिशियल डिमांड था 1935 वाला, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ओरिजिनल डिमांड थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी थी। इन्होंने आइडिया दिया था, आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय जी ने, ठीक। और ओरिजिनली बोला किसने था, ऑफिशियली किसने बोला था? आईएनसी ने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटिश के कुछ ऑफर्स। अब जब इतने सारे तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बोल दिया, ये तो पता ही है इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी उस टाइम पे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसीलिए तो बनाई गई थी ताकि जो जितने भी देश में स्टेट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो अपनी स्टेट की कमेटी में ना जाके बोल के एक नेशनल पार्टी फॉर्म की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जाके बोले, यही तो बात थी। तो अब जब ये सब लोग समझ गए कि ब्रिटिशर सब समझ गए कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हम पे जोर डाल रही है, तो अब तो कुछ ना करना पड़ेगा। और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी स्टार्ट हो चुका था। तो अब भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड जब स्टार्ट हो गया तो अब ब्रिटिश सरकार पता है क्या समझी, अब इनको भी भारत के लोगों को सपोर्ट चाहिए था। तो इन्होंने ना तरह तरह के प्रपोजल्स देना स्टार्ट कर दिए कि ठीक है हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनवा देंगे पर हम डोमिनियन स्टेटस देंगे तुमको। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझेंगे, नहीं ये तो आप थोड़ा दिमाग में रखो, ये बताता हूं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफर से याद रखेंगे कि कौन कौन से ऑफर थे जो ब्रिटिश सरकार ने हमें दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आया था अगस्त ऑफर, जो आया था 1940 में। उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड लिलिंथगो, ठीक है। उन्होंने भाई क्यों बोला था, मैंने क्या बोला, इसीलिए तो बोला था क्योंकि उनको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ठीक है। लिखा भी हुआ है इसको, वर्ल्ड वॉर समझ सकते वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस, इन्होंने भी डोमिनियन स्टेटस दिया कि हाँ हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे पर हमें सपोर्ट करो प्लीज, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है ठीक है। फिर बात आती है क्रिप्स प्रपोजल, 1942 में आया क्रिप्स प्रपोजल, जिसको कौन लेके आया? स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आए। इन्होंने भी सेम चीज बोली, क्या? ऑफर डोमिनियन स्टेटस, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना देंगे, पर कब बनाएंगे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक। और हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। इन्होंने भी झांसा दिया, ठीक है। ये भी मना कर दिया गया, ये भी मना कर दिया गया, ये भी मना कर दिया गया। अब बात आती है वेवेल्स प्लान। 1945 में वेवेल प्लान आया, जिसको हम
शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदू एंड मुस्लिम। उन्होंने क्या बोला कि हम हिंदू और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, पर ये भी मना कर दिया गया क्योंकि ये भी डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे, तो इसको भी मना कर दिया गया। अब बात करते हैं कि इसे डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। देखो भाई, डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटस, एक ऐसी सरकार जहां पे सरकार तो आपकी होगी, पर टॉप ऑफ द इंसान जो बैठा होगा, टॉप ऑफ द मतलब जो सिस्टम में बैठा होगा, वो कोई ब्रिटिश ऑफिसर होगा, ठीक है, वो कोई ब्रिटिश का नेता, ब्रिटिश सरकार का कोई नेता होगा। तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि हमें कोई भी डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें अपनी नेशन में तुम्हारा कोई भी लेखा जोखा नहीं चाहिए, हमें जो होगा हम अपना स्वयं देख लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, यहां तक किसी की बात कोई। वाई रिजेक्टेड? कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वही बात है ना, मतलब कांग्रेस ने यही चीज डिमांड करी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई भी डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। चलिए, अब ये कुछ ऐसे दो कोट्स हैं जो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे ये एक कोट आता है, सीधे आता है कोट कि ये बताओ कि डेड एज डोरनेल किसने बोला, मतलब डोमिनियन स्टेटस को डेड एज डोरनेल किसने बोला, एक टूटे हुए दरवाजे की तरह किसने बोला, बताओ। जवाहरलाल नेहरू, सीधे सीधे आ जाता है, ठीक है। तो ये तो याद करना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, गांधी जी कॉल्ड अ क्रिप्स मिशन, मतलब क्रिप्स ने जो स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो मिशन दिया था, उसको गांधी जी ने क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब जिनकी खुद की नैया डूबी हुई है वो भारत को फ्यूचर का चेक दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बोला गया कि जिनकी खुद की नैया डूबी, भाई वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो ही रहा था ब्रिटिश सरकार का, उस टाइम पे एक मिशन दे रहे थे, कह रहे ठीक है हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दो, हम तुम्हें डोमिनेंट स्टेटस देंगे, सॉरी, और जो होगा अपना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देख लेंगे। तो यही चीज गांधी जी ने बोली क्या, कि इन जिनकी खुद की नैया डूबी हुई है वो हमें फ्यूचर का चेक दे रहे हैं, वो हमें हमारा लेखा जोखा संभालेंगे। तो वही मामला है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। सबसे पहली बात याद रखो, जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब ये कोई बात नहीं मानने वाले हैं हमारी, अब ये अपने भूतर आए हैं, इनका भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही पड़ेगा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, तो ब्रिटिश सरकार ने 3 लोग भेजे अपने यहां से, 3 ऑफिसर्स भेजे। कौन? एसीपी प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन नहीं, एसीपी, जिसको मैं एसीपी नाम से याद रखता हूं। ए का मतलब अलेक्जेंडर, सी का मतलब क्रिप्स और पी का मतलब पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये 3 लोग भेजे गए, कैबिनेट मिशन लेके आए, कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए कि किस तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी, ठीक है। जो कि सबसे पहले याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, ठीक। नाम 3 ब्रिटिशर्स कैबिनेट मंत्री, कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और एक लोग का, 2 लोग का नाम, हाँ, सर स्टैफर्ड क्लिफ और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए, ठीक है। अब सबसे पहली बात, कोर प्लान इनका क्या था, सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए थे। इट बिकेम द एग्जैक्ट बेसिस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनेगी, यही लिए आए थे ये लोग कैबिनेट मिशन प्लान वाले। और एक चीज याद रखना, मुस्लिम लीग के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि ठीक है आप लोग आ तो गए, अब मेरी एक बात सुन लो, यही बात कि सर हमें ना अपना अलग देश बनाना है, अपना अलग नेशन बनाना है, और हमारी एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान ने रिजेक्ट कर दिया था, बिल्कुल पूरे तरीके से मना कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए आए हैं, हम इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ये नहीं कि हम पीओके, मतलब सॉरी पीओके कह रहा हूं, पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 सबसे बड़े नेता कौन से, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे बड़े नेता नहीं थे, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े नेता जो थे कौन थे, सबसे बड़ी बात, गांधी जी और एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक। तो एक चीज याद रखेंगे कि ये दोनों कभी भी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं रहे हैं। ये दोनों कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं रहे हैं, कभी भी। एग्जाम में सीधे सीधे आएगा, सीधे सीधे मना कर देना कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक। अब बात करते हैं अराइव्ड इन दिल्ली ऑन मार्च 25, 1946। ये लोग दिल्ली पहुंच गए 1946। ठीक है, इट एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट द मुस्लिम लीग डिमांड। वही चीज जो मैंने अभी बताया, क्या इन्होंने मुस्लिम लीग की डिमांड को मना कर दिया, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। मतलब मुस्लिम लीग कह रही थी हमारे पाकिस्तान की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, साफ साफ मना कर दिया था, साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या कि किस तरीके से, अब ये तो डिस्कस हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेगी, कितनी सीट अलॉट हुई? 389। कितनी सर? टोटल जो मेंबर्स, टोटल जो सीट थी वो कितनी थी? 389। उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सीट, मतलब एक सीट का जो हिसाब था वो क्या था? 1 सीट पर कितना? 1 मिलियन। मतलब कि 10 लाख लोगों पर एक सीट थी, 10 लाख लोगों पे एक सीट थी। तो ये कैलकुलेशन था कुछ उस मतलब जिस हिसाब का भी कैलकुलेशन रहा हो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन रही होगी उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जिसमें से 296 तो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी। किसकी थी? ब्रिटिश इंडिया की। ठीक, और 93 सीट थी प्रिंसली स्टेट की, मतलब कि राजा रजवाड़े वाले। भाई अब ये तो पता ही है कि पूरे भारत में किसका राज था? ब्रिटिश का था। और कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे अभी भी राजा रजवाड़े जो थे, राजा लोग थे, वो अभी भी राज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने उनको भी हटाने की कोशिश की, पर उन्होंने ये बोला कि ठीक है आपको जो करना है वो करिए पूरे देश में, हम इसके बदले आपको टैक्स पे कर देंगे, पर हमारा जो एरिया है वो हमें उसमें रहने दीजिए। तो प्रिंसली स्टेट से ये मतलब है। ठीक है, तो 93 टोटल प्रिंसली स्टेट्स थे। अब जो 292 थे, ये नंबर याद रखना, 292 जो थे वो क्या थे? 11 प्रोविंसेस से थे। और जो आपके 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं उसका क्या मतलब समझते हो? इसको हम लोग ABCD से याद रखते हैं। मतलब आज के टाइम पे जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, अरे यार, अरे आज के टाइम पे जो हमारा दिल्ली हो गया, अरे यार नाम नहीं याद आ रहा, एकदम से ब्लैंक हो गया दिमाग। ठीक है ABCD से याद रख लो। A से अजमेर हो गया, ठीक। B से आपका बलोचिस्तान हो गया, C से आपका कूर्ग हो गया, और D से आपका दिल्ली हो गया। तो ये आपके 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे वो नॉमिनेटेड बाय रूलर्स, मतलब जो प्रिंसली स्टेट से लोग आए थे उनको वहां के जो राजा थे उन्होंने नॉमिनेट करके भेजा था। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन मेथड जो था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मतलब ये जो इलेक्शन था ये भारत के लोगों द्वारा नहीं चुना गया था, भारत के लोगों द्वारा नहीं चुना गया था, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था इसमें। मतलब कोई भी अपना वोट किसी को भी ट्रांसफर कर सकता था, उसके द्वारा नॉमिनेट कर सकता था। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेटेड वोट। और इसके जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। ठीक है, अब एक सीट का रेशियो था 1 सीट पर 1 मिलियन पॉपुलेशन। रिजल्ट वही बात, सारे पॉपुलेशन मैंने बताया ना, एक सीट 1 मिलियन लोगों पे ऊपर थी, ये कैलकुलेशन था। और अब बात करते हैं रिजल्ट आ गया। इसमें क्या हुआ? भारी बहुमत किसको मिली? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिल गई और मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट मिल गई। और सबसे बड़ी बात, इंडिपेंडेंट मतलब जो छोटी मोटी पार्टी थी उनको 15। अब मुस्लिम लीग यहां पे घबरा गई, इन्होंने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया, तुरंत, कि अब तो बहुत हो गया, अब हमें अपना खुद का देश बनाना है, हम भाग रहे हैं यहां से इस टाइप का मामला क्रिएट कर दिया बिल्कुल। ठीक है, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना वर नेवर मेंबर ऑफ द असेंबली, मैंने बता चुका हूं। आफ्टर पार्टीशन टोटल सीट कितनी थी? अब देखो सबसे बड़ी बात, 389 सीट थी टोटल, 389 सीट थी। फिर बाद में पार्टीशन हो गया, मतलब जो पाकिस्तान था वो अलग हो गया। पाकिस्तान के अलग होने के बाद हमारे पास जो टोटल सीट्स बची, कितनी बची? 299 सीट्स बनी। कितनी? 299 सीट्स।
और एक चीज, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक क्वेश्चन याद रखना कि जो हमारे कौन बी आर अम्बेडकर जी थे उनको नेक्स्ट उस पर रखो। चलिए, हमारे कौन बी आर अम्बेडकर जी जो थे, बी आर अम्बेडकर, वो ये चुनाव कहां से जीते थे पहले? वो ये चुनाव पहले ईस्ट बंगाल से जीते थे, ईस्ट बंगाल। ठीक, फिर आफ्टर पार्टीशन, मतलब जब विभाजन हो गया, विभाजन हो गया तो इनको, भाई जाहिर सी बात है, जो ये वाला जो आपका पार्ट था ईस्ट बंगाल, ये पाकिस्तान में आ गया, ये वाला पार्ट आपका पाकिस्तान में आ गया। ठीक, फिर क्या हुआ कि ये दोबारा से चयनित किए गए, दोबारा से नॉमिनेट किए गए, कौन सी सीट से? बॉम्बे से, बॉम्बे से इलेक्ट होके आए दोबारा से, ताकि ये अपना आगे का काम देख पाए। ठीक, तो ये चीज याद रखना है कि बिफोर पार्टीशन कौन सी सीट थी इनकी? ईस्ट बंगाल, और आफ्टर पार्टीशन इनको कौन सी सीट मिल गई? बॉम्बे की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। ये वाला हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ना? हाँ, चलिए अब बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो सर ये क्या था? अब देखो, देश तो आजाद हो गया था, अब ब्रिटिश सरकार भी नहीं थी हमारे पास, तो एक ऐसी टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई जो जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक हमारा देश चलाएगी। ये थी इंटरिम गवर्नमेंट, इसको आप लोग टेम्पररी गवर्नमेंट से भी याद कर सकते हो। ये बनी 1946 में, और इसका मेन उद्देश्य ये था कि सर जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक हम ही देश चलाएंगे। ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, मतलब वही बात, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग हैं वो तब तक देश चलाएंगे। सीधी सीधी बात ही समझो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग देश चलाएंगे। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, मतलब इस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे, जाहिर सी बात है कौन? विस्काउंट वेवेल 1947 तक रहे, फिर फ्रॉम फरवरी 1947 से कौन हो गए? हमारे माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कमांडर इन चीफ कौन थे? सर क्लाउड ऑचिनलेक, ये नाम याद रखना। कमांडर इन चीफ कौन थे? सर क्लाउड ऑचिनलेक। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे मिनिस्टर्स जो हमें याद रखने हैं, उनके नाम देख लो भाई, और उनकी उपाधि देख लो, मतलब कौन कौन सी उनको जगह मिल गई। देखो, अगर मैं बात करता हूं वाइस प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करता हूं, किसके पास था? तो वो थे हमारे नेहरू जी के पास। ठीक, फिर होम एंड इंफो ब्रॉडकास्टिंग किसके पास है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। एग्रीकल्चर और फूड किसके पास है? हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। डिफेंस बलदेव सिंह। तो ये चीज याद रखना, भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है, फाइनेंस किसके पास था? लियाकत अली खान के पास था। एजुकेशन और आर्ट्स किसके पास था? सी राजगोपालाचारी। और हमारा लेबर मिनिस्टर किसके पास? जगजीवन राम। ठीक है, तो ये जो ऐसे मिनिस्टर्स हैं उनकी जो पोस्ट है वो आपको याद ही होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। द मुस्लिम लीग इनिशियली बॉयकॉटेड इट बट जॉइन लेटर इन अक्टूबर 1946। वही तो बताया, कैबिनेट मिशन प्लान आने के बाद इन लोगों ने बहुत हाथ पैर मारे, ठीक, बहुत ज्यादा विरोध किया उस चीज का, पर एट द एंड इन्होंने क्या किया? ज्वाइन कर लिया 1946। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसा प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई, कंफर्म बात है, एग्जाम में इससे रिलेटेड तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया किसने था? रेजोल्यूशन दिया किसने था? पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। देखो क्यों दिया था, सबसे पहली बात तो ये समझना, लोगों को ये पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, पर क्यों था इंपॉर्टेंट पार्ट? देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, पर लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा थे कि भाई इसमें लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, कहां लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ये सब चीजें किसी को नहीं पती। तो गांधी जी, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, उद्देश्य प्रस्ताव, कि किस तरीके से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। कब दिया? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहर नेहरू, और इसको 22 जनवरी 1947 बाय असेंबली, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया,
जस्ट 1 महीने बाद, 1 महीने से कुछ ज्यादा, 1 महीने बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। और एक चीज याद रखना, हमारा जो प्रेम्बल, हमारा जो प्रस्तावना बना हुआ है, वो मेन पार्ट मतलब इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, किसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन। मतलब जो भी चीजें प्रेम्बल में लिखी गई हुई है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से उठा के लिखी गई है, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस की बात करें, लेड डाउन द फंडामेंटल फिलॉसफी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, यही चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई गई थी। चलिए नेहरूज ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, इसी टाइम जब इन्होंने क्या, जब इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया उसी टाइम इन्होंने एक स्पीच भी दी, उसी दौरान क्या, नेहरूज ट्रस्ट विद डेस्टिनी कब दी गई, सबसे पहले डेट लिखेंगे सब लोग, 14 अगस्त 1947। कोटेड गांधीज एम्बिशन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। मतलब बहुत ही दुख की बात हो गई, मतलब बहुत खुशी के आंसू जिसको बोलते हैं, कि गांधी जी ने बहुत ही ज्यादा आंसू बहाए, हर एक पन्ने के लिए हर एक आंसू गिना जाएगा, इस टाइप का कुछ उन्होंने लिखा। तो वही चीज मतलब समझना कि किसके लिए लिखा गया, क्वेश्चन जो आता है वो इसलिए आता है कि किसके लिए लिया, जो स्पीच थी वो किसके लिए बोली गई, गांधी जी के ऊपर बोली गई, ठीक है। चलिए द रेजोल्यूशन इज द फाउंडेशन एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द प्रेजेंट प्रेम्बल इन इंडिया, ऑफ इंडिया। वही बताया ना, मॉडिफाइड वर्जन है किसका, प्रेम्बल का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रेम्बल का मॉडिफाइड वर्जन है। चलिए अब बात करते हैं कमिटीज ऑफ असेंबली। अब कुछ ऐसी कमिटीज बनाई गई जो लोगों में डिवाइड कर दी गई कि भाई ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये मैं रख लूंगा। तो ऐसी काफी सारी कमेटी थी जो बनाई गई, जिसमें 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज बनी थी। कितनी, 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज बन गई थी। तो पहले तो ये देख लेंगे कि जब भी यूनियन और स्टेट की बात आ जाएगी, जब भी यूनियन और स्टेट पावर्स की बात, तो ऐसे याद रख लेना आप कि यूनियन और स्टेट वाली जो कमेटीज थी वो किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पास। यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी यूयूएस वाली जो थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। सरदार पटेल जी के पास कौन सी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज, ये किसके पास थी, सरदार पटेल जी के पास थी। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सी थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्टीयरिंग कमेटी। भाई राजेंद्र प्रसाद को तो ऐसे याद कर सकते हो, राजेंद्र प्रसाद उस टाइम क्या थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे, इसलिए इनको स्टीयरिंग पकड़ा दिया गया, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी आता है मोस्टली एग्जाम में, स्टीयरिंग कमेटी ही आता है, ठीक है। फिर फ्लैग फाइनेंस एंड स्टाफ, ये भी किसको दिया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। अब माइनर कमेटीज वैसे तो 13 थी, पर हम 13 याद नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ये याद रख रहे हैं। फंक्शंस जीवम अवलंबन सुप्रीम कोर्ट, एस वर्धनाचार्य, और भी बहुत सारे हैं, वो पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर आखिरी वाली स्लाइड पे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सब कमेटीज, सब कमेटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी हेडेड बाय जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज कमेटी हेडेड बाय एच.सी. मुखर्जी। अब जो सब कमेटी थी उसके हेड कौन थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी। तो नाम याद रखना हमेशा, जो सब कमेटी थी उसको हेड कौन कर रहा था, एच.सी. मुखर्जी। ये नाम याद रखना चाहिए, ये होना ही चाहिए मतलब याद। अब बात करते हैं द ड्राफ्टिंग कमेटी, द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो प्रेम्बल है, पर मैं बोलता हूं द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये एक मात्र ऐसी कमेटी थी जिसने पूरा हाथ था, मतलब जिसमें पूरा हाथ नहीं, पूरे के पूरे यही थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कितने लोग थे। सबसे पहली बात तो 7 लोग थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो बाद में रिप्लेस हो गए थे, मतलब आपके बी.आर. अम्बेडकर जी को जोड़ के इसमें 7 लोग थे, 7 मेंबर्स, जो बी.आर. अम्बेडकर जी थे वो हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन। इनको हम लोग मॉडर्न मैन नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न मैन। और क्या बोलते हैं इनको, और हम लोग इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3-4 नाम है इनके जो आपको याद रखने, ठीक है। तो भाई 7 मेंबर्स देख लो, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णचारी, टी.टी. कृष्णचारी ने किसको रिप्लेस किया था, डी.पी. खेतान को।
इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से टीटी कृष्णचारी इनकी जगह पे आ गए थे। ठीक है, एन माधव राव रिप्लेस बाय बीएल मित्तर। ठीक, बीएल मित्तर इनकी जगह रिप्लेस हो गए। ठीक, अब बात करते हैं मोहम्मद सादुल्ला, ये नाम याद रखने सब, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर मॉडर्न मैन इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल देन बॉम्बे, मतलब पार्टीशन से पहले बंगाल में इलेक्ट हुए थे और पार्टीशन के बाद बॉम्बे से इलेक्ट हुए थे। ठीक है, चल फैक्ट सेट अपॉन 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी हमारी। ठीक है, 7 मेंबर्स थे। टाइमलाइन, फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश्ड ऑन 21 फरवरी और 1948 और फाइनल ड्राफ्ट जो बना था वो 4 नवंबर 1948 में बना था। तो ये कुछ डेट्स है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से याद क्या रटनी होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं हुए ना तो आपके तो मतलब बहुत ही नंबर कट जाएंगे। ये तो बेसिक सी चीजें हैं और ये याद कंफर्म होनी चाहिए। और आप ना मानो तो पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यूज उठा के देख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन फंसा ना मिल जाए अगर तो कह देना। ठीक है, अब बात करते हैं इट टुक 141 days फॉर द ड्राफ्टिंग कमेटी टू सिट एंड फाइनलाइज द ड्राफ्ट, मतलब 141 दिन लगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। एक फाइनल मतलब स्टार्टिंग से लेके एक फाइनल ड्राफ्ट तक बनने का कितना टाइम लगा, 141 दिन। एक कॉन्स्टिट्यूशन का ये ड्राफ्ट है, इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखेंगे कि हमारे जो अपने ये बी आर अम्बेडकर जी थे, ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, इसीलिए इनको भारत का ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट भी इसीलिए चुना गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्किंग एंड टाइमलाइन। सर कितना समय लगा, क्या टाइम था और किस तरीके से, मतलब कितना बजट था, कितने रुपए लग गए थे, पूरा यहां पे इसे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो टोटल 11 सेशन हुए थे, जो कि 11 सेशन 165 दिन में हुए थे। अब ये नहीं कि लगातार 165 दिन थे, मान लो इस महीने के 4 दिन काम हुआ, अगले महीने के 20 दिन काम हुआ, मान लो आज 2 दिन काम हुआ, मतलब अगले 2 दिन काम हुआ, फिर 1 दिन काम हुआ, ऐसे ऐसे करके टोटल 165 दिन हो गए थे। ठीक है, जो कि 1 दिसंबर 1946, मतलब जो पहला सेशन था वो दिसंबर 1946 में हुआ था और जो 11th सेशन था वो कब हुआ था, 1949। ठीक, तो ये सेशंस है वो आपको याद ही रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अर्ली एनफोर्समेंट। चलो ये तो बात की बात है, ये देखते पहले एनफोर्समेंट। ये तो किस हिसाब से दे रखा है, अच्छा ऐसे दे रखा है। ठीक है, ठीक है, अर्ली एनफोर्समेंट 26 नवंबर 1949, मतलब इस दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया था और इसी दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यही ऐसा दिन है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप और इलेक्शंस, ये 3 चीजें लागू हो गई थी, मतलब इन्हीं पर काम होने लगा कि हाँ फंडामेंटल राइट्स हो। ठीक है, क्योंकि भाई चुनाव भी तो होने थे भारत में, सिटीजनशिप और इलेक्शंस, ये 3 चीजें इसी दिन लागू हो गई थी। बाद बाकी जितना इन्फोर्समेंट ना था, मतलब जितना लागू होना था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। तो एनफोर्समेंट और जिस दिन बना उसमें बहुत डिफरेंस है, थोड़ा मतलब 2 महीने का डिफरेंस है। इसलिए क्यों हुआ ये 2 महीने का डिफरेंस, क्यों है मैं बताता हूं। 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, इसी वजह से 2 महीने का हम लोगों ने वेट ले लिया था कि जैसे 26 नवंबर वैसे 26 जनवरी, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए प्रोविजनल पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स भी है इसमें। ठीक है, चलिए एडॉप्शन की बात करते हैं। 26 नवंबर 1946 49 वही चीज। ठीक, अब बात करते हैं एनफोर्समेंट, वो भी वो हो चुका है। रिपब्लिक डे 1930 में पूर्ण स्वराज बना था, मनाया गया था, इसी वजह से 2 महीने का वेट करना पड़ा। ठीक, ठीक, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और हमारे 22 पार्ट्स थे। आज के टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं आज के समय में तो 448 आर्टिकल्स हैं। आज के टाइम का लिख लो, 448 आर्टिकल्स
12 शेड्यूल्स, ठीक, और कितने 25 पार्ट्स। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब बात करते, यहां पे और कुछ लिखा हुआ है, हाँ, तो टोटल टाइम कितना लगा था सर? टोटल टाइम लगा था 3 साल में 12 या 13 दिन कम रहना, मतलब कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम लगा था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बजट कितना था? 64 लाख रुपए हमारा बजट था। ठीक है, तो बजट याद रखना है और टाइमलाइन याद रखनी है कि कितने टाइम में बना था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। एक्टेड एज इंडियाज फर्स्ट लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का पहला संविधान ही नहीं, मतलब संविधान ही नहीं, सिर्फ पहला पार्लियामेंट भी माना जाता है। समझ रहे हो? मतलब देश अगर चल रहा है तो पहले पार्लियामेंट तो बहुत बाद में बना है ना, तो इसलिए जितना भी लेखा जोखा था वो सब कॉन्स्टिट्यूशन को ही देख के चल रहा था उस टाइम से। ठीक है, चलिए, और इसको चेयर किसने किया था? जीवी मावलंकर जी ने। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। और 24 जनवरी 19 बताओ 1949 इस टाइम को क्या हुआ था? हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था हम लोगों ने। ठीक है, 1950 सॉरी 1950 अडॉप्टेड नेशनल एंथम एंड सॉन्ग, मतलब सॉन्ग भी और नेशनल एंथम भी, दोनों चीजें हमारी उस टाइम पे अडॉप्ट की थी। इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत के पहले प्रेसिडेंट के नाम से जाने गए। ठीक है, द एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल सिंबल एंड सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली जो आपका सिंबल होता है वो एलिफेंट को बनाया गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको आप लोग अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखेंगे, मेरे पीछे पीछे लिखेंगे। चलिए, अगर बात करते हैं कि सर प्रेसिडेंट कौन थे, तो सर हमारे जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जस्ट इनके 2 दिन बाद हमारे कौन, राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, ये 9 दिसंबर को बने थे और ये 11 दिसंबर को। चलिए अब बात करते हैं चीफ ड्राफ्ट्समैन, तो वो थे हमारे एसएन मुखर्जी। वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो एससी मुखर्जी। अब एसएन मुखर्जी और एससी मुखर्जी में कंफ्यूज मत होना। एसएन मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, सॉरी एसएन मुखर्जी होते वो वाइस ड्राफ्ट्समैन थे, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, कैलीग्राफर्स की मतलब किसने किसने क्या लिखा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसने क्या लिखा है। तो अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश वाली जो राइटिंग है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी वाली वसंत कृष्ण वीके वैद्य। अब बात करते हैं लीगल एडवाइजर, जो हमारे लीगल एडवाइजर थे वो थे बीएन राव। और फीमेल मेंबर्स कितने थे सर? टोटल 15 फीमेल मेंबर्स थे, टोटल 15 फीमेल मेंबर्स थे, जिसमें कि राजकुमारी अमृत कौर थे जो कि हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, और सुचिता कृपलानी थी जो कि भारत की हमारी फर्स्ट सीएम भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द ओरिजिनल पेजेस वर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, प्राइमली नंदलाल बोस एंड ब्योहर। मतलब जो डेकोरेट किया था किसना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने किसने मिलके डेकोरेट किया था? नंदलाल बोस और ब्योहर सिन्हा, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक वन शॉट रिवीजन लेंगे कि कैसे कैसे चीजें मैनेज हुई। ठीक है, 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दे दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसमें कि 3 लोग आए, एसीपी। ठीक है, फिर बात करते हैं 1940 में ऑगस्ट ऑफर दिया गया जिन्होंने हमें डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड किया, बोले डोमिनेंट स्टेटस लेने के लिए। फिर 1946 में इलेक्शंस हुए और 389 सीट्स थे हमारे पास बिफोर पार्टीशन, और आफ्टर पार्टीशन हमारे पास 299 सीट्स बची। ठीक, 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, फॉर्म्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, और अगर बात करते हैं 1949 में हमने क्या किया, अडॉप्ट किया
किसको? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और 1950 में हमने उसको क्या कर दिया? एनफोर्स कर दिया। ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर फॉर क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट क्वेश्चन टीयर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, वही चीज है, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग रखी गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को रखी गई। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हमारा अडॉप्ट हुआ। और की कमेटीज कुछ याद रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर जी के पास थी, यूनियन और स्टेट कमेटीज नेहरू जी के पास थी, प्रोविंशियल कमेटी हमारा सरदार पटेल जी के पास थी, और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास इस वजह से थी क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। ठीक है, टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओरिजिनल सीट कितनी थी? 389, और उसके बाद जब हमारा पार्टीशन हो गया 299 सीट्स बची। ठीक है, सिग्नेचर्स ऑन ड्राफ्ट, मतलब जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर कितने लोग के सिग्नेचर हुए? टोटल सर 284 लोगों के साइन हुए थे। चलिए अब यहां से आप एक चीज समझ सकते हो कि इसमें जितने भी चीजें मैंने बताई, ये जितने भी पॉइंट्स हैं भाई साहब, एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से आता होगा क्वेश्चन, मतलब ये तो कंफर्म है, और इसके बाहर से जो चीजें आएंगी वो पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, पर इतने क्वेश्चन तो इनमें से तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनको तो रट लो बिल्कुल, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप मेरे साथ साथ करेंगे, 2 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, बाकी 3 आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सर B.N. राव। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फीमेल मेंबर्स कितनी थी? अभी बताया मैंने पिछली स्लाइड में, 15 मेंबर्स थे। द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय असेंबली ऑन, कब हुआ था? 1950 में 24 जनवरी को। बाकी के 2 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो आपको कंफर्म करने ही करने हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट सेशन हम मिलेंगे ऐसे ही भौकाली कॉन्सेप्ट्स के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।